The two-dimensional motion under the constant acceleration due to gravity is called as projectile motion. ऐसी मोशन जो दो डिमेंशंस में हो, मीन्स उसे उसके एक्स और वाई पैरामीटर्स दोनों चेंज हो रहे हो और किसकी वजह से हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से टू डिमेंशन में हो, तो ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन. लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए सर्टन हाइट विद वेलोसिटी vx. तो वो ऑब्जेक्ट जो है स्टेट मूव नहीं करेगा. अगर हम किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली vx वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, बल्कि क्या है, कर्व पाथ में मूव करता है. और किसकी वजह से ये कर्व पाथ बनता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी की फोर्स उसे अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उसकी हॉरिजेंटल मोशन जो है कर्व्ड पाथ में कन्वर्ट हो जाती है. द बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल एंड द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी. जिस ऑब्जेक्ट को हमने vx वेलोसिटी से हॉरिजेंटली थ्रो किया था, जो कि कर्व पाथ में मूव किया, उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं. एंड द पाथ फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी. ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया था हॉरिजेंटली. अगर मैं नोट डाउन करूं और एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दूं तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमारी इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी vx के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगती. जब ऑब्जेक्ट हमने हॉरिजेंटली थ्रो किया एयर के अंदर, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट के अलोंग कोई और फोर्स एक्ट नहीं करती अगर हम एयर फ्रिक्शन के इफेक्ट को निग्लेक्ट करते हैं. तो मैं ये फिर कह सकता हूं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो थ्रू आउट द मोशन क्या है, सेम रहता है. लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली मूव करता है तो ग्रेविटी की फोर्स उसे डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी फॉर्म होता है, जिसे मैं कह देता हूं वी बाई, जो कि चेंज होगा किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से. अब मैं नोट डाउन करना चाहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है जिसे vx वेलोसिटी से थ्रो किया, उसने हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस कवर किया. मैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल को x कह देता हूं, और वर्टिकली जो है कितना डिस्टेंस मूव किया उसे मैं y कह देता हूं. इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करता हूं. हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेयर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड टाइम इज द टाइम टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग बाय द प्रोजेक्टाइल. तो मैं उस टाइम को अगर t से रिप्रेजेंट कर दूं तो वेलोसिटी जो है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की थ्रू आउट दी मोशन सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है. तो फिर मैं वेलोसिटी की वैल्यू को vx से लिख सकता हूं और टाइम जो है t है, और हमारे इस केस में s रिप्रेजेंट कर रहा है x को. तो x इज इक्वल टू vx इंटू टी इज दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, y की वैल्यू. उसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र. हमारे इस केस में s जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है. इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजेंटली थ्रो किया था, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की क्या है, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली थ्रोन था. और a की वैल्यू जो है वो होगी g के इक्वल, बिकॉज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है y इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्केयर. जीरो इसलिए क्योंकि वी की वेलोसिटी जीरो है, तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, जीरो. तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्केयर. अब लाजमी तो नहीं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को सर्टन हाइट से हॉरिजेंटली थ्रो किया जाए तो ही प्रोजेक्टाइल मोशन बनती है. मिसाल के तौर पे मैं अगर एक बॉल को एयर में थ्रो करता हूं हवा में सर्टन एंगल थीटा के ऊपर, तो वो भी क्या फॉर्म करेगा, टू डायमेंशनल फॉर्म करेगा. पहले ऊपर जाएगा सर्टन हाइट तक, फिर ग्रेविटी की फोर्स उसे नीचे खींच लेगी. या एक फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ सर्टेन एंगल थीटा के ऊपर थ्रो करता है, तो वो भी क्या बनाता है, कर्व पाथ फॉर्म करता है ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम इसी केस को कंसिडर कर लेते हैं कि एक फुटबॉलर जो है फुटबॉल को थ्रो करता है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट एन एंगल ऑफ थीटा हॉरिजेंटल के साथ. तो जो एंगल पाथ फॉलो करेगा बॉल जो है
वो कुछ इस तरह से होगा। हमारी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में, वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगा, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। और हमें पता है अगर एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करते जाए, एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करते जाएं तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से रिजल्ट निकलता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन रिमेन सेम। तो हमारे पास एक रिजल्ट ये निकल आता है कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स रिमेन सेम। लेकिन इसके लिए स्पेशल केस क्या है कि एयर फ्रिक्शन को क्या करना है, हमने निग्लेक्ट कर देना। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल सेम है तो मैं वी एफ एक्स की वैल्यू लिख देता हूं कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वी एफ वाई आएगा। तो इनिशियल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, एज वी नो दैट वर्टिकल कंपोनेंट वी आई साइन ऑफ थीटा। और तो मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन लिखता हूं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। तो हमारे इस केस में वी आई वाई जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है, तो क्या आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा, और ए जो है वो माइनस जी के इक्वल आ जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाता है वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी इंटू टी। दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट जो किसी भी पोजीशन पे कैलकुलेट की जा सकती है। तो मैं अगर ड्यूरिंग द मोशन किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर वी एफ वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मोशन। और ड्यूरिंग द मोशन में अगर इसका एंगल थीटा कैलकुलेट करना चाहूं विद द हॉरिजॉन्टल तो वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमारे केस में वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वी एफ वाई डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एफ एक्स। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं एंगल थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं ड्यूरिंग इट्स मोशन। नेक्स्ट है नाउ वी विल कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। पहली बात है हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल क्या है। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने ऐसे डिस्क्राइब किया था, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने ट्रेवल किया है दैट वन इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम इसे कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं 2as इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। 2 जो है कांस्टेंट है और हमारे इस केस में a की वैल्यू जो है वो है माइनस जी, s डिस्टेंस कवर्ड जिसे h से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर आती है बात फाइनल वेलोसिटीज और इनिशियल वेलोसिटीज की। हम यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल जो है वो डिपेंड करती है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। तो फिर हम जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट्स की होंगी। तो हमारे इस केस में जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी जो हमें पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा, और वी एफ वाई मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है कुछ देर के लिए रुक जाता है। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाता है माइनस टू जी एच इज इक्वल टू, ये 0 हो जाता है और नेक्स्ट में माइनस, ये माइनस इधर आ गया वी आई का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इधर का माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रिलेशन बचेगा h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, विच इज द रिलेशन ऑफ हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अब हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। हमारी कुछ मोशन इस तरह से थी जहां से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाता है और इस पॉइंट पे लैंड करता है, तो इस मोशन में जितना भी इसको टाइम लगेगा दैट वन इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर s क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास, नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल जीरो होगा, क्योंकि जितना वर्टिकल डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में कवर करेगा प्रोजेक्टाइल उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा। एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा, प्रोजेक्टाइल एयर में ज्यादा देर रहेगा, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कम होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल एयर में कम ड्यूरेशन गुजारेगा, तो जल्दी लैंड कर देगा। दिस मींस टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन में जो वेलोसिटी आएगी वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो है वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। ए जो है वो माइनस जी के इक्वल होगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0 इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा इंटू टी प्लस, ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा बाद में, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/2 जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा इंटू टी। इसका स्क्वेयर टी का इस टी से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, विच इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम कैलकुलेट करते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या है? इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, जो यहां से स्टार्ट होता है और लास्ट कहां तक जाता है? जहां पे ये लैंड करता है, दैट वन इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज कैलकुलेट करने के लिए मैं रिलेशन यूज करता हूं r इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी, जो जो प्रीवियसली हमने स्टार्ट में भी किया था, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम, x की फॉर्म में, जब ऑब्जेक्ट हमने सर्टेन हाइट से थ्रो किया था, तो सेम रिलेशन हमारे पास आ जाता है। इसमें वी आई एक्स जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा, क्योंकि रेंज जो है किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। अगर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा होगा तो रेंज ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होगा तो रेंज की वैल्यू कम होगी। और टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो हमने अभी लास्ट में कैलकुलेट किया, तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या थी? 2 वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर इस रिलेशन में, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है r इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा इंटू 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो vi के साथ मल्टीप्लाई होगा तो vi स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी की वैल्यू मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, विच इज 2 कॉज ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इस रिलेशन में 2 कॉज ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के अंदर अगर देखें तो बराबर होता है साइन 2 थीटा के, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब रेंज जो है मैक्सिमम कब होगी? अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को सेम इनिशियल वेलोसिटी से एयर में प्रोजेक्ट करें तो रेंज किस पे डिपेंड करती है? साइन 2 थीटा की वैल्यू के ऊपर। और हमें पता है साइन 2 थीटा का रिजल्ट मैक्सिमम कब होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? जब एंगल 90 हो और 90 साइन 90 इज इक्वल टू 1। लेकिन जब हम यहाँ पे 90 लाना चाहते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा, तो मुझे यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वो 45 करनी पड़ेगी, और जब 45 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या फॉर्म करेगा? साइन ऑफ 90 फॉर्म करेगा, विच इज इक्वल टू 1 एंड गिव्स अस द मैक्सिमम रेंज। दिस मींस अगर किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रोजेक्टाइल को हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे थ्रो करना चाहते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45 डिग्री होनी चाहिए, तो प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर इससे एंगल ज्यादा कर दें या एंगल को कम कर दें तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो डिक्रीज कर देगी। थैंक यू।